Hey everyone, welcome back to my channel. So this is the part 2 of chapter 10 that is board committees and their functions. तो लास्ट वीडियो में हमने ऑडिट कमेटी तक पढ़ा था. इस वीडियो में हम नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी से पढ़ेंगे. जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का मतलब, नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करते हैं या फिर हम कह सकते हैं जब हम उन्हें अपॉइंट करते हैं कंपनी में, तो उसे हम कहते हैं नॉमिनेशन कमेटी. दूसरा है रेम्यूनरेशन कमेटी. रेम्यूनरेशन कमेटी का मतलब मेन पर्पस क्या होता है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनकी सैलरी, उनके रेम्यूनरेशन को डिसाइड करना. तो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी अपॉइंट की जाती है इन सब काम को देखने के लिए. जो कंपनीज एक्ट 1956 है उसमें नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी सेटअप करने के लिए कोई कुछ खास रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई गई, लेकिन जो लीगल एग्रीमेंट है उसमें कंपनीज़ के पास ये ऑप्शन होता है कि वो रेम्यूनरेशन कमेटी को सेटअप करे. और जो हमारा कंपनीज़ एक्ट 2013 आया उसमें ये ज़रूरी कर दिया गया कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, जितनी भी लिस्टेड कंपनी की बोर्ड है, वो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटीज़ को सेटअप करे जिसमें 3 या फिर उससे ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए. और इस कमेटी का मेन पर्पस क्या होता है कि जितने भी पर्सन्स डायरेक्टर्स बनने के लिए क्वालिफाई हैं या फिर एलिजिबल हैं उनको अपॉइंट करना एंड बोर्ड को रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवाना उनके अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल से रिलेटेड, एज वेल एज़ उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी एवेल्युएट करने का काम नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का होता है. तो अब पढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी. यानी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी को किन किन कंपनीज़ के द्वारा बनाया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि एलिजिबल हैं नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी को सेटअप करने के लिए. जिसमें सबसे पहली है एवरी लिस्टेड कंपनी. कोई भी लिस्टेड कंपनी एलिजिबल है इसको सेटअप करने के लिए. दूसरी है एवरी अदर पब्लिक कंपनी दैट हैज़ पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर. तो कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है वो भी सेटअप कर सकती है नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी को. प्लस उसका आउटस्टैंडिंग लोन, बोराइंग्स, डिबेंचर, डिपॉजिट्स अगर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में भी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी को पब्लिक कंपनी सेटअप कर सकती है. फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कमेटी की. नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में 3 या ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट हाफ या फिर उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं. प्लस कंपनी में एक चेयरपर्सन भी होना चाहिए और चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है. तो अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की. इसमें सबसे पहला फंक्शन है कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर्स हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स और उनकी इंडिपेंडेंसी को डिटरमिन करना. दूसरा है इवेल्युएट करना डायरेक्टर की परफॉर्मेंस को और उनकी परफॉर्मेंस के लिए जो भी हमने स्टैंडर्ड सेटअप किए थे उसको देखना कि वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं. तो वो सारा काम होता है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का. प्लस जो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी है इसको बोर्ड को टाइम टू टाइम रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करवानी पड़ती है पॉलिसी के रिगार्डिंग कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या रेम्यूनरेशन होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ की और मैनेजरियल पर्सनस की क्या रेम्यूनरेशन होनी चाहिए. तो ये सब भी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी को डिसाइड करना पड़ता है. फिर है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी. तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया है. तो कंपनीज़ एक्ट 1956 में ज़रूरी नहीं था कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी को सेटअप किया जाए, लेकिन जो हमारा लिस्टिंग एग्रीमेंट है जो कि सभी लिस्टेड कंपनीज़ के लिए ज़रूरी है, तो उसमें ऐसा कहा गया है कि स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी को बनाया जाए ताकि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी कंप्लेंट्स को एग्ज़ामिन किया जाए. और कंपनीज़ एक्ट 2013 में भी हर कंपनी के लिए ज़रूरी है जिनके पास 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर या फिर कोई भी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हैं कि वो स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी को सेटअप करे ताकि जितने भी झगड़े हैं सिक्योरिटी होल्डर्स के बीच में वो रिज़ॉल्व किए जा सके. चेयरपर्सन अभी अपॉइंट किया जाता है इस कमेटी में
और स्टेक होल्डर्स का क्या मतलब होता है? शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर या फिर कोई भी अदर सिक्योरिटी होल्डर। चेयरपर्सन जो होता है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना ज़रूरी। तो अब आती है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी का मेन पर्पस क्या होता है कि कंपनीज़ ने अपनी नेट प्रॉफिट में से कितने परसेंट सीएसआर एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट किया है, और अगर नहीं किया तो उस क्यों नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें सीएसआर कमेटी को देखनी पड़ती है। कंपनीज़ एक्ट 1956 में रिक्वायरमेंट नहीं थी कि सीएसआर कमेटी को सेटअप किया जाए, लेकिन जब कंपनीज़ एक्ट 2013 आया तो उसमें कुछ कंपनीज़ के लिए ये ज़रूरी कर दिया गया कि सीएसआर कमेटी को सेटअप किया जाए। कमेटी के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि ये टाइम टू टाइम सीएसआर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड रिपोर्ट भी प्रिपेयर करे, और अगर ये कमेटी फेल हो जाती है उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में तो उसके रीज़न्स भी इन्हें बोर्ड को बताने पड़ते हैं। फिर है फंक्शंस ऑफ सीएसआर कमेटी। तो मेन फंक्शन क्या होता है कि जितनी भी सीएसआर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड पॉलिसी है उसको फॉर्मुलेट करना और उसको बनाना, और वो पॉलिसी किन किन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती है, जिसमें सबसे पहला है इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी। एक्सट्रीम हंगर और पॉवर्टी के लिए सीएसआर कमेटी सीएसआर एक्टिविटीज़ में कंपनीज़ का कंट्रीब्यूशन करवाती है। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, इन सब से लड़ने के लिए भी, और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए, वोकेशनल स्किल प्रोवाइड करवाने के लिए एम्प्लॉयज़ को। तो इन सब पर्पस के लिए ये कमेटी सीएसआर पॉलिसी को बिल्ड करवाती है या फिर बनवाती है। तो बात करते हैं अदर कमिटीज़ ऑफ द बोर्ड की। इसमें सबसे पहली है इन्वेस्टर रिलेशनशिप कमेटी। इसमें क्या किया जाता है, इसका मेन पर्पस होता है कि जो भी इन्वेस्टर के साथ रिलेशनशिप है उसको मॉनिटर किया जाए ताकि उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन रह पाए, और ये कमेटी एक तरह से डायरेक्शन भी प्रोवाइड करवाती है कंपनी को ताकि वो इन्वेस्टर के साथ और पब्लिक के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरह से मैनेज कर पाए। साथ ही साथ इनफॉर्मल मीटिंग्स भी कंडक्ट कराई जाती हैं सीनियर मैनेजमेंट के साथ कंपनी के, ताकि जितने भी इन्वेस्टर के साथ रिलेशनशिप है या फिर पब्लिक रिलेशन मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड बात की जा सके, और अगर कोई भी इशू आ रहा है तो उसे भी रिजॉल्व किया जा सके। इन्वेस्टर रिलेशनशिप कमेटी कुछ अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं, जैसे कि बोर्ड को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देना कि इन्वेस्टर के साथ रिलेशनशिप कैसी चल रही है, और साथ ही साथ इनको रिपोर्ट भी प्रोवाइड करवानी पड़ती है बोर्ड को इसके रिगार्डिंग। फिर है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। अब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये कमेटी क्या करती है, कंपनी में जो भी रिस्क है उसको मैनेज करने का काम करती है, और इसका मेन पर्पस होता है कि कंपनी का जितना भी रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसमें एक्सटर्नल एज वेल एज़ इंटरनल मेंबर्स दोनों होते हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट हैं, वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ एस्पेक्ट्स की ज़रूरत होती है, कुछ एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उन मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि उन मेंबर्स के पास इंस्टीट्यूट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंपनी में जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं उनके बारे में, प्लस उनका इंटरेस्ट होना चाहिए कंपनी में, और वो कंपनी के हित में ही काम करने के लिए मतलब उनका ये होना चाहिए कि उनको कंपनी के हित में ही काम करना चाहिए। फिर है कि उन्हें जितने भी रिस्क मैनेजमेंट है प्रिंसिपल्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, और कैसे उनको अप्लाई किया जाएगा उसकी भी उन्हें नॉलेज होनी ज़रूरी है। उसके बाद है शेयर होल्डर्स ग्रीवियंस कमेटी। क्लॉज 49 के अकॉर्डिंग ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट इस कमेटी को सेटअप किया गया था ताकि शेयर होल्डर्स के रिलेटेड जितने भी झगड़े हैं उनको रिज़ॉल्व किया जा सके, और शेयर होल्डर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको रिज़ॉल्व किया जा सके। फिर है कंप्लायंस कमेटी। ये कमेटी बनाई गई थी ताकि जितने भी कंपनी के इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर हैं उसको ईज़िली इम्प्लीमेंट किया जा सके, और ये एक स्टैंडिंग कमेटी है बोर्ड की। तो इस कमेटी का काम होता है कि जितनी भी कंपनी से रिलेटेड प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर हैं
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, उसको इम्प्लीमेंट कराना अच्छे से और टाइम टू टाइम बोर्ड को रिपोर्ट देना इसके रिगार्डिंग। तो ये था हमारा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।